ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां समय ने सबको चौंका दिया। हे भगवान, बारिश कब होगी? अब की बार अगर फसल ना हुई तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? कृष्णा बेटा, चिंता मत कर। समय बड़ा विचित्र है, कब किसे क्या दे दे कोई नहीं जानता। आपकी बातें भी अजीब होती है दादी अम्मा। तभी एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर गांव में आता है। सुनो 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 राज्यवासियों, सुनो 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 राज्यवासियों, राजा विक्रम ने कर बढ़ा दिया है। हर किसान को 2 गुना कर देना होगा इस साल। यह भारी अन्याय है, मैं राजा से मिलूंगा। अगले दिन राजवैद्य राजमहल में आते हैं और महाराजा से कहती है, महाराज, प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कर बढ़ाना शायद सही निर्णय नहीं था। हमारे खजाने खाली हो रहे हैं वैद्य जी। सेना, राजभवन, सबका खर्च बढ़ा है। लेकिन क्या इस बोझ का समाधान किसानों पर डालना उचित है? इसी समय सैनिक कृष्णा को पकड़कर राजमहल ले आता है और कृष्ण राजा विक्रम से कहता है, महाराज, क्या यह न्याय है? हम भूखे मर रहे हैं और आप कर दुगना कर रहे हैं। तुम बहुत साहसी हो, पर क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? अगर मुझे एक अवसर दे तो मैं खुद साबित कर सकता हूं कि गांव को मौका दिया जाए तो खजाना भी भरेगा और प्रजा भी खुश रहेगी। ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर सफल हुए तो कर माफ कर दूंगा, वरना जेल में डाल दूंगा। बचपन में मैंने भी ऐसा सूखा देखा था कृष्णा, लेकिन तब लोगों में हिम्मत थी, एकता थी। आज भी वही जरूरत है। दादी अम्मा, इस बार भी हम सब मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन डर लगता है अगर कुछ गलत हो गया तो। डर से नहीं, भरोसे से लड़ाई जीती जाती है कृष्णा। ये जमीन हमारी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाती। आप ठीक कहती हैं। इस बार अगर गांव वाले साथ दे तो हम राजा को दिखा सकते हैं कि किसान मजबूर नहीं, मजबूत होता है। अरे जा बेटा, इस गांव का नसीब बदलने का वक्त आ गया है, तो हिम्मत मत हारना। कृष्णा के मन में नई उम्मीद जगी। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ था पूरा गांव और आशीर्वाद था दादी अम्मा का। गांव में कृष्णा लोगों से बात करता है। हम सबको मिलकर काम करना होगा। तालाब खुदवाओ, बीज बांटो, मेहनत करो। रात को रहस्यमयी महिला जंगल से आती है और कृष्ण से कहती है, कृष्णा, समय तुझे आजमा रहा है। ये लो जादुई बीज, इसे अच्छे मन से बोना। कृष्ण को बीज देखकर रहस्यमयी महिला अचानक गायब हो जाती है और कृष्णा बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन सुबह दादी अम्मा कृष्णा से कहती हैं, समय बड़ा विचित्र है बेटा। जो सही राह पर चलता है उसे कोई न कोई राह दिखा ही देता है। खेतों के पास गांव वाले इकट्ठा हैं। सभी की नजरें आसमान और कृष्णा पर टिकी हैं। अरे, ये बीज कुछ खास लग रहा है। क्या सच में कुछ चमत्कार होगा? बस भगवान से दुआ है अब की बार खेतों में हरियाली आ जाए। कुछ ही दिनों में फसल लहला उठी। राजकुमार आदित्य प्रजा की हालत की खबर मिलती है। वो गांव जाता है और कृष्णा से मिलता है। आपका नाम तो सुना था, आपसे मिलकर सम्मान मिला। राजकुमार जी, जब राजा स्वयं खेतों की मिट्टी को न समझे
तो प्रजा की तकलीफ कैसे समझेगा? राजकुमार सोच में पड़ जाता है और वापस महल लौटता है। और 1 महीने बाद कृष्णा राजा के सामने हजारों बोरी अनाज और साफ पानी और नया बीज लेकर आता है। महाराज, ये रहा परिणाम। अगर हमें मौका और भरोसा मिले तो हम चमत्कार कर सकते हैं। राजा भावुक होता है, राजकुमार और रानी भी। तुमने मेरी आंखें खोल दी कृष्णा। अब से न कर बढ़ेगा न किसान झुकेगा। तुम हमारे कृषि सलाहकार बनोगे और गांव वालों में स्कूल और हॉस्पिटल भी खुलवाएंगे। रात का समय कृष्ण महल के बाग में टहल रहा है। तभी रहस्यमयी महिला फिर से प्रकट होती है। कृष्णा, तुमने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरकर एक रास्ता दिखाया है। अब समय है एक और रहस्य जानने का। आप कौन हैं और यह सब कैसे संभव हुआ? मैं इस राज्य की पूर्व रानी की बेटी हूँ। एक साजिश के तहत मुझे महल से निकाल दिया गया था। तब से मैं लोगों की मदद करके अपने समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन आप वापस कैसे आई? क्योंकि समय फिर से बदलने वाला है। राज्य के अंदर कुछ लोग सत्ता को गिराना चाहते हैं। महल के अंदर एक गुप्त बैठक हो रही है। एक मंत्री और कुछ सिपाही आपस में बात करते हैं। राजा का किसानों के पक्ष में झुकना सही नहीं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। राजकुमार आदित्य को भी प्रभावित करना होगा, नहीं तो वह भी राजा जैसा निकल जाएगा। राजकुमार दीवार के पीछे से ये सब सुन लेता है। अब बहुत हो गया, समय आ गया है कि सच्चाई सामने लाऊं। गांव में कृष्णा के सम्मान में उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्णा जिंदाबाद, किसान की जय हो। अगले दिन राज दरबार मंत्री विरोध करने लगती है। महाराज, यह सब नियम राज्य की परंपरा के विरुद्ध है। परंपरा वही जो जनता का भला करे, और आप जैसे मंत्री ही राज्य को गिरा रहे थे। राजकुमार विद्रोह की बात सभी को बताता है। सैनिकों, मंत्री और इस सिपाही को बंदी बना लो। सैनिक, मंत्री और विद्रोही सिपाहियों को बंद कर लेता है। अरे देखा कृष्णा, समय ने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या आप फिर मिलेंगी? अब मुझे फिर से चलना होगा, किसी और को रास्ता दिखाने। शायद जब समय फिर विचित्र होगा। समय एक बार फिर करवट ले चुका था। राजा विक्रम ने वृद्धावस्था में राज्य का कार्यभार राजकुमार आदित्य को सौंप दिया। राजा विक्रम रतन जटित मुकुट आदित्य को पहनाते हैं। बेटा, एक राजा बनना आसान है, और एक न्याय प्रिय राजा बनना कठिन है। कृष्णा को अपना मार्गदर्शक बनाए रखना। कृष्णा और दादी अम्मा दर्शकों में खड़े हैं। आज राज्य को एक नया सूर्य मिला है। महाराज, राज्यों में कुछ अनर्थ हो रहा है। समय में विकृति आ रही है। हमारे नगर के घरों घरों में समय उल्टा चल रहा है। कैसे संभव है ये? कृपया हमें बताइए, इस द्वार के पीछे क्या है? राजवैद्य एक रहस्यमयी धातु दिखाता है। ये समय चक्र का टुकड़ा है। शायद यह वही शक्ति है जिसे हजारों वर्ष पहले महल के गुप्त सुरंग में छिपाया गया था। दादी अम्मा, ये वही सुरंग है जिसके बारे में आप अक्सर कहा करती थी ना? हाँ, और अब समय तुम्हें वहां ले जाना चाहता है। कृष्णा, राजादित्य
और कुछ विश्वसनीय सिपाही एक गुप्त सुरंग में प्रवेश करते हैं। अंदर एक विशाल गोल पत्थर है जिसमें समय के प्रतीक खुदे हैं, सूर्य, चंद्र, रेत घड़ी। ये समय का द्वार है, लेकिन यह खुलेगा कैसे? तभी रहस्यमयी महिला फिर से प्रकट होती है। फिर से देखा कृष्णा, समय ने मुझे फिर भेज दिया है। कैसे संभव है ये? कृपया हमें बताइए, इस द्वार के पीछे क्या है? वहाँ वो शक्ति है जो समय को चला सकती है या बिगाड़ सकती है। अगर कोई गलत व्यक्ति उसे पा जाए तो समय और इतिहास दोनों मिट सकते हैं। अब आदित्य और कृष्णा को उस द्वार के पार जाना था जहाँ सिर्फ सच्चा इरादा ही जीवित रह सकता था। अंदर एक चमकता हुआ समय का रत्न रखा है। यदि तुम काल ग्रह की भूमि में प्रवेश करना चाहते हो तो समय को पीछे चलाना सीखो। हम बस अपने राज्य की भलाई चाहते हैं। अगर हमारी नीयत गलत हो तो हमें यही रोक लो। सब शांत हो जाता है और समय रतन धीरे धीरे कृष्णा की ओर तैरने लगता है। समय को फिर से संतुलन मिला क्योंकि उसे ऐसा रक्षक मिल गए जो स्वार्थ से नहीं सेवा से जुड़े थे। राजा आदित्य भाषण देता है। आज से हमारा राज्य न केवल भूमि से बल्कि समय से भी सुरक्षित रहेगा। कृष्णा अब केवल सलाहकार नहीं बल्कि हमारे समय रक्षक हैं। राजा आदित्य के शब्द महल की ऊंचाई से पूरे जंगल में गूंजते हैं। जनता का हर्षोल्लास अपने चरम पर है, लेकिन समय अब भी शांत नहीं है। महाराज, समय रत्न की शक्ति तो नियंत्रित हो गई, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे राज्य पर फैल रहा है। प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं। बदलाव? किस प्रकार के बदलाव? बिना कारण फूल झड़ रहे हैं, पक्षी दिशाहीन उड़ रहे हैं और सूर्य कभी तेज कभी फीका हो रहा है। लगता है समय संतुलन तो पा चुका है पर पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ। शक्ति का उपयोग तभी तक सही है जब तक वह संतुलन बनाए। अगले दिन उस गुप्त सुरंग में जाते हैं जहां उन्होंने समय रतन पाया था। इस बार उनके साथ दादी अम्मा भी जाती हैं, जिनके ज्ञान ने पूरे समय को दिशा दी। ये रतन मेरा कार्य था, पर अब ये समय के हाथों में है। इसे यहाँ रखना उचित होगा। समय को बांधना नहीं चाहिए, उसे बस समझना चाहिए। वो सभी मिलकर समय रतन को वापस उसके स्थान पर स्थापित करते हैं। जैसे ही रतन अपनी जगह पहुंचता है, एक उजाला फैलता है और पूरा राज्य धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। समय बड़ा विचित्र है, पर जब इंसान का मन निष्कलंक हो तो समय भी साथ देता है। कुछ वर्षों बाद राज्य में खुशहाली है, खेतों में हरियाली और लोगों के चेहरों पर संतोष है। कृष्णा अब राज्य के प्रधान कृष्णी और समय सलाहकार है। कृष्णा, आज समय ने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा रक्षक वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबका भला सोचे, और जो न्याय प्रिय हो वही रक्षक की बात भी सुनता है। सुंदरपुर नामक गांव में एक रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। घर में उसकी पत्नी लता और बेटी शीतल थी। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, तभी अचानक सोते सोते शीतल को लगा जैसे कोई आवाज दे रहा है। शीतल, आओ, मेरे पास आओ और पाताल की गहराइयों में समा जाओ। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि शीतल की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। उसने पास में देखा तो उसकी माँ और उसके पिताजी आराम से सो रहे थे। माँ और पिताजी तो सो रहे हैं, फिर मुझे आवाज किसने लगाई, वो भी इतनी रात को? शीतल अभी सोच ही रही थी,
तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी। शीतल, आओ, मेरे पास आओ और पाताल की गहराइयों में समा जाओ। अब तो शीतल का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये आवाज, ये तो घर के बाहर से आ रही है। मुझे घर के बाहर जाकर देखना होगा कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। शीतल ने बहुत हिम्मत की, परंतु उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। डर के मारे अब उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। इतनी अंधेरी रात और मेरा ऐसे बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे दोबारा से सो जाना चाहिए। शीतल जैसे ही सोने को हुई, वो आवाज फिर से आई। सोच क्या रही है? इतना समय नहीं है तेरे पास। अगर अब तू पाताल की गहराइयों में नहीं गई तो तेरे माता पिता के साथ आज की रात अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो कोई भी हो, मेरे और माँ पिताजी को कुछ मत करना। तुम जो भी बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। घर से बाहर निकल और पाताल की गहराइयों में आ जा। मेरे गांव के लोग कहते हैं आज तक किसी ने पाताल लोक को नहीं देखा, फिर मैं पाताल लोक कैसे जा सकती हूँ? धरती पर रहने वाले किसी को भी पाताल लोक का रास्ता नहीं पता। तू अपने घर से निकल और तुझे एक चांद की सफेद किरण नजर आएगी। वो चांद की किरणें तुझे पाताल लोक का रास्ता दिखाएंगे। अब जल्दी कर, समय नहीं है तेरे पास। तू जितनी देर करेगी तेरे परिवार के लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। शीतल जल्दी से उठी और बाहर आ गई। उसने आसमान में देखा जहाँ चांद निकल रहा था। चांद की किरणों में रास्ता साफ नजर आ रहा था। शीतल चांद की रोशनी में आगे बढ़ती गई और एक जगह जाकर चांद की रोशनी मंद पड़ गई। अब तो आगे चांद की रोशनी ही दिखाई नहीं पड़ रही। अब मैं कौन से रास्ते से जाऊं? ये जो तुझे सामने कुआं दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कूद जा। शीतल ने सामने देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही पुराना कुआं था। मैं कुएं के अंदर कैसे कूद सकती हूँ? इस कुएं के अंदर तो पानी होगा, मैं डूब जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती। जल्दी कर लड़की, अगर तूने देरी की तो यह कुआं खुद तुझे अपने अंदर खींच लेगा और तू फिर बच नहीं पाएगी। क्यों अपनी मौत को बुला रही है? शीतल ने आंखें बंद की और कुएं में कूद गई। अंदर जाकर उसने देखा वहाँ एक अलग ही दुनिया थी। ये कौन सी दुनिया है? मुझे याद है मैं कुएं के अंदर कूदी थी, पर पानी में गिरने के बजाय मैं ये कहाँ आ गई हूँ? वो इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी नजर सामने पड़ी जहाँ एक तांत्रिक हवन कुंड के सामने बैठे हुए थे। शीतल उनके पास गई। शीतल को देखते ही तांत्रिक ने कहा, आखिर मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुंची गई। तो वो आप थे जो मुझे यहाँ तक लाए हैं? हाँ, मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मेरा एक मकसद है जो सिर्फ तू ही पूरा कर सकती है। मैं कई वर्षों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। एक तू ही है जो मेरा काम पूरा कर सकती है। कौन सा मकसद? तुझे राजमहल जाना होगा। तुझे धरती लोक से वो जादुई किताब लेकर मुझे देनी होगी जो राजमहल के तहखाने में कैद है। उसके बाद मैं तुमको इस दुनिया की सबसे सुंदर नारी बना दूंगा। ऐसा रूप जैसा आज तक किसी का नहीं हो सका। सुंदर? और मैंने तो आज तक लोगों के ताने ही सुने हैं कि मैं अपनी माँ पे गई ना पिताजी पे। लोग कहते हैं कि मुझसे कौन विवाह करेगा। मैं इतनी आम सी लड़की जो हूँ, इस संसार में सुंदर लड़कियों की ही किस्मत में विवाह लिखा होता है। मुझ जैसी आम लड़कियों को सारी जिंदगी अपने घर बैठे रहना पड़ता है। क्या सोच रही है? अब वो काम तुम मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हो? ये बात मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। समय आने पर तुम्हें खुद पता लग जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जाओ
और जल्द से जल्द अपना काम खत्म करो। शीतल कुएं से बाहर आ जाती है। तभी उसको एक गांव का एक आदमी मोहन कुएं से निकलते हुए देख लेता है। इतनी रात को ये शीतल कुएं के अंदर क्या कर रही थी? और अजीब बात है, शीतल के कपड़े सूखे हैं। पानी के अंदर जाने के बाद भी ये कैसे हो सकता है? हो ना हो ये कोई रहस्य की बात है। मुझे ये बात गांव वालों को बतानी होगी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मोहन भागते हुए गांव की ओर जाता है। तभी एक गांव की बूढ़ी माँ, जिनका नाम विमला देवी था, मोहन उनसे टकरा जाता है। अरे अरे, देखकर नहीं चल सकता क्या? माफ करना काकी, मैं हड़बड़ी में तुझसे टकरा गया। क्या तेरे पीछे भूत लगा था जो हड़बड़ी में था, हैं? अरे काकी, भूत तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही समझ। अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतना डरा हुआ है? अरे काकी, जानती हो, आज मैंने रामू की बेटी शीतल को कुएं के अंदर से बाहर आते देखा। और अजीब बात तो ये है, उसके कपड़े गीले नहीं थे। तू कहीं फिर से उस दिन की तरह दारू तो पी के नहीं आया? कुएं के अंदर जाकर वो बच सकती है क्या? अरे वो पानी भर रही होगी, तुझे जरूर वहम हुआ होगा। फिर विमला हंसते हुए बोली, अरे अब ऐसा नहीं है कि वो कुएं के जरिए पाताल लोक में पहुंच गई। अरे तुझे पता है, मेरे दादा कहते थे हमारे गांव में ढलान पे जो कुआं है उसका रास्ता पाताल लोक तक जाता है। हाँ काकी, शीतल को मैंने उसी ढलान वाले कुएं में ही जाते देखा है। मुझे पूरा यकीन है वो पाताल लोक ही था। और वैसे भी उस कुएं से सालों से किसी ने पानी नहीं भरा। फिर शीतल इतनी रात को वहां क्या करने गई थी? ये तुम क्या कह रहे हो? तूने शीतल को पाताल लोक जाते हुए देखा? हाँ काकी, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको जाते हुए देखा था। वो पाताल लोक जिसके नाम से भी लोग डरते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पाताल लोक जाने का रास्ता तो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। फिर शीतल वहां कैसे जा सकती है? हमें ये बात गांव वालों को बतानी होगी। इधर शीतल कुएं से निकलकर राजमहल में आ गई और राजा से बोली, महाराज, मैं गरीब किसान की बेटी हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे महल में काम दे देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अच्छा हुआ कि जो तुम चली आई हो। मैं भी राजकुमारी की सेवा के लिए किसी सेविका को ढूंढ रहा था। आज से राजकुमारी की सेवा तुम करना। जी धन्यवाद महाराज। शीतल राजकुमारी के कक्ष में आ गई। शीतल ने देखा एक उल्लू बार बार राजकुमारी के पीछे पीछे घूम रहा है। ये उल्लू राजमहल का रक्षक तो नहीं जो मुझ पर नजरें गड़ाए बैठा है? मुझे इस उल्लू से सतर्क रहना होगा। राजकुमारी, आज से मैं आपकी नई सेविका हूँ। आज से हम आपकी देखभाल करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना, हमारे कक्ष में जो कोई जादुई आना है तुम गलती से भी मत टकराना। इसी आईने के अंदर हमारी जान बसती है। लेकिन राजकुमारी, आईने के अंदर भला किसी की जान बच सकती है? हम ठीक कह रहे हैं शीतल, ये हमारा बहुत पुराना राज है। तभी शीतल की नजर राजकुमारी की खिड़की पर गई, जहां अभी भी वही उल्लू बैठा हुआ था। बहुत भय लग रहा है, कहीं इन सब में मेरी जान ही न चली जाए। आप कुछ सोच रही हो क्या? वैसे आपका नाम क्या है? राजकुमारी, मेरा नाम शीतल है। आप मुझे शीतल कहकर बुला सकती हैं। ठीक है राजकुमारी। शीतल राजकुमारी की सेवा में दिन रात लगी रहती और साथ ही साथ राजमहल के तहखानों का रास्ता भी खोजती रहती। परंतु शीतल को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला जब पहरेदार महल के किसी कोने में ना हो। महल में तो बहुत कड़ा पहरा है, मैं तहखाने तक कैसे पहुंचूंगी?
मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सारे पहरेदार एक साथ हट जाएं। शीतल राजकुमारी के कक्ष में गई। राजकुमारी सोई हुई थी। ये सही मौका है, मुझे अब वही करना चाहिए जो मैं यहाँ करने आई हूँ। शीतल ने चारों तरफ देखा और राजकुमारी के कक्ष से वो आईना उतारी और उसको लेकर चोरी से कुएं की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में वो कुएं के पास आ गई और उस आईने को कुएं में फेंक दी। अब सबका ध्यान राजकुमारी की देखभाल में निकलेगा। अब मैं आराम से महल के तहखाने तक जा सकती हूँ। और जैसे ही उसने महल में आकर देखा तो राजकुमारी मूर्छित हो चुकी थी और महल के सारे लोग एक ही कमरे में जमा थे। आखिर में जो चाहती थी वही हुआ। अब मेरे काम में कोई बाधा नहीं डालेगा। शीतल मौका देखकर तहखाने की ओर चल दी और कुछ देर ढूंढने के बाद शीतल को तहखाने का रास्ता मिल गया और वो उस तहखाने के अंदर चली गई। तहखाना तो मिल गया, अब मुझे वो जादुई किताब भी मिल जाए जो तांत्रिक ने मुझसे मंगवाई है। उसके बाद मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। मुझे भी सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर नहीं रहना पड़ेगा। शीतल चारों तरफ देखती है पर उसको वो जादुई किताब कहीं भी नजर नहीं आती। अब वो किताब में कितना ढूंढूं? फिर शीतल की नजर एक पुराने बक्से पर पड़ती है। शीतल उस बक्से को जाकर उठा लेती है और उसको जैसे ही खोलकर देखती है तो उसके अंदर वही जादुई किताब थी जो तांत्रिक ने बोला था। वाह, मुझे जादुई किताब मिल गई। अब जल्द से जल्द मुझे तांत्रिक के पास ये किताब पहुंचानी चाहिए। इससे पहले किसी की नजर मुझ पर पड़े, मुझे यहाँ से निकलना होगा। शीतल जल्दी से कुएं की तरफ जाने लगती है। वो कुएं के पास आकर चारों ओर देखती है और उसको लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो वो कुएं के अंदर चली जाती है और तांत्रिक के पास आ जाती है। तांत्रिक उसके हाथों में वो जादुई किताब देखकर कहता है, तो तुमने अपना काम पूरा कर ही दिया। मैंने सही लड़की को चुना। मुझे गर्व है तुम पर कि तुमने अपने गांव, राज्य और परिवार को छोड़कर सुंदरता को चुना। अब भी किताब तुम मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुमको एक अनमोल रूप दूंगा। शीतल ने वो किताब तांत्रिक की तरफ बढ़ा दी। तभी वहाँ राजा रानी और शीतल के माता पिता लता और रामू और गांव के कुछ लोग वहाँ आ गए। शीतल उनको देखकर चौंक गई। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। राजन, तेरे बाप ने मुझे वर्षों पहले धरती लोक से पाताल लोक पहुंचा दिया था। तब से लेकर आज तक मैं हर दिन उस धरती पर जाने के लिए तरसा हूँ जो मेरी जन्मभूमि है। अब देख, वह समय भी आ गया है जब मैं उस धरती लोक का विनाश करूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे मैं पल पल तरसा हूँ, वैसे तू भी, तेरा राज्य का बच्चा बच्चा तरसेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तांत्रिक आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे सारे लोग एक जगह जम जाते हैं। हम मिल क्यों नहीं पा रहे? महाराज, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है तांत्रिक ने कोई जादू कर दिया है। गांव के सभी लोग, राजा, रानी और रामू, सब बहुत ही बेबस नजर आ रहे थे और तांत्रिक बहुत खुश था। अब मैं अमर हो जाऊंगा, धरती लोक का विनाश करूंगा। सालों पुराना मेरा बदला अब पूरा होगा। मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरे माता पिता को तो छोड़ दो। मूर्ख लड़की, तुझे क्या लगा मैं तुझ पे तरस खाऊंगा? तेरे माता पिता पे तरस खाऊंगा? तुझे पता है, तो उस दिन मुझसे पूछ रही थी कि तांत्रिक बाबा अपने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? तो सुन, मैंने तुझे इसीलिए चुना क्योंकि तू गांव की सबसे बेवकूफ लड़की थी जो अपनी सुंदरता पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी।
और तूने वही किया। अपना मकसद पूरा करने के लिए पूरे गांव की जान की बलि चढ़ा दी, और यही तो मैं चाहता था। सही कहा था उस दिन मेरे पिताजी ने, जब ये तंत्र मंत्र वाले किसी के सगे नहीं होते, इसलिए मैंने तुम्हारी जुगाड़ पहले से ही कर रखी थी। तभी शीतल ने तांत्रिक को जादुई आईना दिखाया और बोली, ये देख तांत्रिक, ये जादुई आईना अभी भी मेरे पास है। तुझे क्या लगा मैं अपनी सुंदरता पाने के लिए अपने माता पिता और राज्य से दगा करूंगी? तांत्रिक किताब को उलट पलट कर देखता है। क्या है ये सब? जब ये जादुई आईना तेरे पास है तो फिर ये किताब? हाँ तांत्रिक बाबा, आप सही समझे, ये जादुई आईना ही जादुई किताब है। अब जब ये आईना टूट जाता तो ये जादुई किताब में बदल जाता है। चाल सिर्फ तुम चल सकते हो। एक चाल हमने भी चली है। तुम राज्य पर नजर गड़ाए बैठे थे। तुम्हारा पालतू उल्लू हर समय हम पर नजर जमाए बैठा था, इसीलिए हमने ये चाल चली। कौन सी चाल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आईना कभी टूटता ही नहीं और ना ही राजकुमारी मूर्छित हुई है। शीतल ने आईना चुराया जरूर था, पर वो आईना तोड़ा नहीं था, बल्कि छुपा दिया था, ताकि तुमको लगे शीतल तुम्हारे इशारों पर नाच रही है और तुम उसको नचा रहे हो। शीतल ने वो आईना कुएं के अंदर ही छुपाया था। जिस जगह ये आईना रखा था वो ताक भी हमने ही बनवाई थी, ताकि शीतल उसमें जादुई आईना छुपा सके। ये कैसे हो सकता है? मेरे वफादार उल्लू ने खुद अपनी आंखों से शीतल को कुएं में ये जादुई आईना डालते हुए देखा था। मैं समझता हूं, उस दिन जब तुमने मेरी बेटी को इस कुएं के अंदर वाली दुनिया में बुलाया था और उसको सुंदरता का लालच देकर तुमने जो जादुई किताब राजमहल से मंगवाई थी, उसी दिन सबसे पहले हमारी बेटी हमारे पास आई थी और उसने हमसे सब बात बता दी थी। उसने हमसे ये भी बोला था कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो वो मुझे और शीतल की मां को मार डालेगा। इसीलिए शीतल डर गई थी और उसने सारी बात हमसे बता दी। इतना ही नहीं, जब शीतल कुएं से निकल रही थी तब गांव के मोहन ने उसको बाहर आते भी देख लिया था। गांव की विमला काकी ने राजा को ये बात बता दी कि शीतल पाताल लोक जाकर आई है। राजा समझ गए थे कि शीतल को तांत्रिक ने मजबूर किया होगा। शीतल और हम गांव वालों ने यह भी देखा था कि तुम्हारा पालतू उल्लू हम पर नजर गड़ाए बैठे है, इसीलिए हम सब ऐसे अनजान बने रहे कि सबको यही लगे कि हमको शीतल के बारे में कुछ भी नहीं पता। और राजकुमारी ने जानबूझकर उल्लू के सामने ऐसा बोला था कि राजकुमारी की जान आईने में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आईने में तो बस जादुई किताब थी और इसीलिए शीतल ने वो आईना चुराया ताकि तुम्हारा उल्लू तुम तक ये खबर पहुंचा सके और तुमको लगे शीतल तुम्हारे लिए काम कर रही है। ये नहीं हो सकता। सालों पहले मैंने देखा था कि वो किताब तुम्हारे महल के तहखाने में थी। पिताजी ने वो किताब जादुई आईने में कैद कर दी थी ताकि तुम फिर किसी दिन आकर इसको हासिल ना कर लो, क्योंकि पिताजी जानते थे कि तुम एक दिन वापस जरूर आओगे और इसीलिए हमने शीतल को तहखाने से वो नकली किताब लाने दी ताकि हम तुम तक पहुंच सके। तुम्हारे पास जादुई किताब है तो क्या हुआ? तुम यहाँ से अभी भी बचकर नहीं निकल पाओगे। शायद तुम भूल रहे हो, ये जादुई आईना मतलब जादुई किताब कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारा अंत भी। शीतल ने जादुई आईने की रोशनी तांत्रिक के मुख की ओर कर दी, जिससे पल भर में ही तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। तांत्रिक बुरी तरह से चीखने लगा। चल चल हुआ है मेरे साथ। तांत्रिक कुछ ही देर में जलकर राख हो गया और उसके मरते ही सभी लोग आजाद हो गए। शीतल बेटी, तुमने एक आम लड़की होकर पूरा राज्य बचा लिया। मुझे गर्व है कि मेरे राज्य में तुम जैसी बेटी भी है। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। शीतल ने दिल से नहीं दिमाग से काम लिया
और ऐसी लड़कियां आगे चल के राज्य को अच्छे से संभाल सकती हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं शीतल का विवाह अपने राजकुमार रावत से करना चाहती हूँ। हमें किसी भी राज्य में ऐसी बहू नहीं मिलेगी जो सौंदर्य को ठुकरा कर अपने राज्य की रक्षा करे। तुम ठीक कह रही हो। एक स्त्री के लिए उसका सौंदर्य सबसे अहम होता है। शीतल ने साबित कर दिया कि राज्य की रक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है।